जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। ओके जी। अब अब ये आपका प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डी कमीशनिंग अगर कॉस्ट मॉडल में भी आए और रिवर्स मॉडल में भी आए तो इसको टैकल कर लेंगे। अभी इसको दूसरे टॉपिक्स में मिक्स करना बाकी है, इसको IS 12 के साथ मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता ही है अगर IS 12 आया और रिवर्सन मॉडल हुआ तो उसमें तो फिर अलग मुसीबतें हैं ही, DTL और पता नहीं क्या क्या। इंशाल्लाह स्लोली सारा काम एक ही दिन नहीं किया करते। कल हमने, हाँ जी, मतलब कल हमने सीखा था पहले इसको कॉस्ट मॉडल में, आज हम सीख गए इसको रिवर्सन मॉडल में इंशाल्लाह। फिर अब इसकी मिक्सिंग चलती रहेगी, ऑन एंड ऑफ टॉपिक्स में आता भी रहेगा, ये मिक्स भी होता रहेगा। जहाँ छोड़ कर आए हैं उसको भी करते रहेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, हमने बात शुरू कर दी थी रीस्ट्रक्चरिंग की। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं था कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, तो ज़रा मैं वो पढ़ाता हूँ आपको। पहले आप प्रॉपर तरीके से पढ़े ना ज़रा, बल्कि यूँ करें पहले ऐसे ही गपशप में पढ़ते हैं फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे। ऐसा क्या है कि जो हम गपशप में ना पढ़ सकें और प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा जाता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंशाल्लाह पढ़ के देखते हैं। अभी आ गया जी अपने कार। रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैंने आपको कहा था, मिसाल के तौर पे हम अपना कोई एक प्लांट, कोई एक फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। हमने ये अनाउंसमेंट कर दी ईयर एंड से पहले, अनाउंसमेंट कर दी कि हम दही बनाने वाला प्लांट अपना बंद कर रहे हैं। अब ये बंद करेंगे 31 मार्च 2012 पर, सॉरी 13 पर, 31 मार्च 2013 पर हम इसे बंद कर देंगे जी। अच्छा जी, तो फिर आज खड़े होकर क्या कर रहे हैं आप इस बारे में डिसीजन मेकिंग? वो जी असल में ना हमने अनाउंसमेंट कर दी है, अब अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई है। तो मुझे आज खड़े होकर इस रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन याद रखना, मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फिर स्टैंडर्ड ने कहा अच्छा सुनो, रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन क्रिएट करो, ये क्योंकि तुम्हारे ऊपर ड्यू टू अनाउंसमेंट तुम्हारे ऊपर ये एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है। लेकिन ये कब करनी है इसकी शर्त वो पीछे लिखी हुई है। ठीक है, वो मैं पढ़ाता हूँ स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन फिलहाल रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं मैं इसकी बात पहले कर लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि जो तो आपकी रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट हो, डायरेक्टली नेसेसरली एंटेल्ड का लफ्ज लिखा हुआ स्टैंडर्ड ने, पढ़ाता हूँ अभी। जो आपकी रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड कॉस्ट हो, मैं आसान अल्फाज में कहूँगा, और जो आपके ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेटेड कॉस्ट ना हो, ऐसी कॉस्ट को आप प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने कहा जी मसलन, उसने कहा वो जो मजदूरों ने जाना है उनको आपने जो पैसे देकर भेजने हैं, वो रिडंडेंसी कॉस्ट जो है वो आप रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में ऐड कर लें। हमने कहा अच्छा 50 एम्प्लॉयज़ थे, 3 को हमने रोक लिया है, बाकी 47 को हमने फारिग करना है। उन्होंने कहा ठीक है, हर एक को कितने पैसे देने? हमने कहा 1 लाख रुपया तो देंगे तभी जाएंगे ये लोग। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, आप 47 लाख रुपए की प्रोविजन बुक कर लें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। और इसी तरह से कोई और ज़रूरी खर्चा जो रीस्ट्रक्चरिंग का से नेसेसरली एंटेल करता हो और ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट ना करता। ऑन गोइंग बिजनेस मतलब क्या है? दही बनाना बंद कर दें और कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं जो फिर जूस बनाने या पानी बनाने के लिए काम आना है आगे हमारे दूसरे डिवीजन में, तो वो फिर आपकी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन नहीं, वो रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर ऐड नहीं करना आपने उसकी प्रोविजन के अंदर। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर मैंने बात ये करना चाहिए थी कि आपने जो है वो रोला डाल दिया। नहीं, आपने रोला डाला था। हाँ, सर आ गए, सर ने कहा था मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो नो प्रोविजन, मैंने कहा था ये तो प्रोविजन क्रिएट कर लो। किस चीज़ की प्रोविजन नहीं बनानी? जो बाकी 3 हमने एम्प्लॉयज़ छोड़े हैं, रिमेनिंग 3 एम्प्लॉयज़, वो हमने क्यों रोक लिए थे जी? नहीं, क्यों रोक लिए थे? ऑन गोइंग बिजनेस क्यों रोक लिए थे? सादा बात बताओ। जो रिमेनिंग 3 एम्प्लॉयज़ थे उनके बारे में हमने सोचा यार ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ट्रेनिंग देंगे जूस बनाने की। ये इतनी अच्छी दही बनाते थे, ये जूस भी बड़ा अच्छा बना लेंगे, तो इनको ट्रेन करके हम इनको जूस के लिए रख लेते हैं। मुझे बताओ, ये जो ट्रेनिंग इनको देंगे इस पर खर्चा आएगा? तो जाहिर सी बात है
इधर से फारिग हुए हैं तो इधर लाने की ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, तो ये तो प्रोविजन में ऐड करना चाहिए। ऊपर मैंने हेडिंग ना दी होती तो आप ज़रूर धोखा खा जाते, बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहिए। ये हमारी प्रोविज़न इसलिए नहीं बन सकती। नो प्रोविज़न, मैंने कहा, मैंने ऊपर हेडिंग दी है ना नो प्रोविज़न, इसलिए आपने फ़ौरन कह दिया नो। ये ना लिखा होता तो शायद आप धोखा खा जाते, धोखा नहीं खाना। ये ट्रेनिंग किसको दी जा रही है? जो एम्प्लॉयज़ हमने रोक लिए। क्यों रोके हैं? ताकि जूस बनाएं। जूस हमारा ऑन गोइंग बिजनेस है, तो ये कॉस्ट हमारे ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट करती है, ये रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट नहीं है। ये ना कहना ज़बरदस्ती वो दही बनाने वाला बंद किया, ये यहाँ आए तो इन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। नहीं भाई नहीं, ये चक्कर नहीं, ये ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट कर रही है कॉस्ट। ऐसे ही इन तीनों को ट्रेनिंग दी, उसके बाद इनको कोई नया दफ्तर बना के टेबल चेयर रख के दी, इनको नया लैपटॉप ला के दिया, तो इनको कोई हमने न्यू सिस्टम वगैरह लगा कर दिए, ठीक है, न्यू सिस्टम, ठीक है। और इसी तरह से ये बड़े ज़बरदस्त हमारे जो है ना वो दही बनाने वाले थे, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि यार वो जो दही बनाया करते थे ना शीदा और मीदा, वो आज से जूस में आ गए हैं। लोगों का शौक पैदा हो जाए, ये दही इतनी अच्छी बनाते थे तो जूस से तो तबाही फेर देंगे, ठीक है। तो कोई एडवर्टीजमेंट की, कंपनी ने एडवर्टीजमेंट की, इन 3 एम्प्लॉयज़ की कोई एडवर्टीजमेंट की, तो भाई इन 3 चीज़ों की प्रोविजन स्टैंडर्ड कहता है बनाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इन तीनों की प्रोविजन बनाने की इजाज़त क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट करती हैं, ये आपकी रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेट नहीं करती हैं ये कॉस्ट, ठीक है जी। वो सही है। अच्छा, और जी कुछ को और साढ़े लायक कुछ स्टैंडर्ड ने कहा, मैं बताता हूँ आपके लायक क्या कुछ है। एक चीज़ होती है फोरसीन लॉस और एक चीज़ होती है फ्यूचर लॉस। कोई मुझे फ़र्क बता दे, कमाल कर दे। फोरसीन होता है मतलब एक्सपेक्टेड है, अवॉइड नहीं किया जा सकता, एक तरह से कह सकते हैं। चलो इसकी मिसाल बताता हूँ आपको, मिसाल के तौर पे। हाँ, ये दूसरी बात होगी, इसकी प्रोविज़न नहीं बनानी, इसकी प्रोविज़न नहीं बनानी। उसके बाद मैं मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ NRV लॉस, बड़ी मशहूर एग्जांपल है NRV लॉस। हमारी किताबों में नज़र आ रहा है स्टॉक, इन्वेंट्री, ठीक है। वी हैव 20 यूनिट्स इन स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। यार इसकी भी तस्वीर बाद में बनानी है, ज़रा खुला डुला करके लिखें जी। वी हैव कितने यूनिट्स पड़े हैं जी स्टॉक के अंदर? 20 यूनिट मिसाल के तौर पे ऑन 31 दिसंबर। कौन सा 31 दिसंबर? ये वाला 31 दिसंबर, इसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास 20 यूनिट्स स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है जी। और देयर कॉस्ट इज 500, हाउएवर NRV इज 400। अब क्या करें जी? अब भाई इस कॉन्सेप्ट का कोई ताल्लुक ही नहीं है रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन से, लेकिन इसकी एंट्री फिर भी होगी। इसको ईयर एंड पे खड़े होकर रिकॉर्ड करना है, लेकिन ये 100 रुपये की एंट्री हमने आज तक सीखी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये एंट्री तो बिल्कुल होगी, लेकिन दिस इज कॉल्ड फोरसीन लॉस। वही वाली बात जो सुबह वाली क्लास में बता रहा था। आप सिर्फ इतना बताओ, अगर आप ये बिजनेस बंद कर दो तो क्या आप ये वाला लॉस अवॉइड कर सकते हो? भाई आप इन्वेंट्री खरीद चुके ना, ठीक है। इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, उसकी कॉस्ट 500 पड़ चुकी है। इस वक्त वो आपको नज़र आ रहा है अगले 1-2 महीने में, ये इस अरसे में बंद करने से पहले तक वाले इस अरसे में ये इन्वेंट्री अगर मैं बेचूं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कितने की बिकेगी? 400 की। तो 500 की कॉस्ट तो आप इनकर कर चुके थे, इस ईयर एंड पे आपके पास ये मौजूद है। ये आपका फोरसीन लॉस है, इसको फ्यूचर लॉस नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये आपकी सब्जी की दुकान है और आपके पास ये 20 सेब ईयर एंड पर पड़े हैं और आपको नज़र आ रहा है कि ये सेब कुछ ख़राब हुए पड़े हैं,
या ये सेबों का मौसम चूंकि गुजर गया है, खरीदे महंगे थे, अब ये सेब सस्ते हो गए, तो खरीदे थे 500 के, नजर आ रहे हैं बिकते हुए 400 के, तो ये 100 रुपए का लॉस, एनआरवी लॉस है, बुक करोगे? अब आप यहां खड़े होकर, ये आप खड़े हैं ऊपर, आप यहां खड़े होकर ये कह रहे हैं, और इसी तरह से सर मुझे कह रहे हैं सर मैं अगले 3 महीनों में दुकान बंद होने तक मैं 50 सेब और खरीदूंगा, और उनको भी मैं इंशाल्लाह जो है वो 500 का खरीद के तो 400 के लॉस पर बेचूंगा। जाहिर है दुकान तो चलानी है ना, मतलब 400 पर बेचूंगा तो 100 का लॉस मुझे उन पे भी आ जाएगा, तो ये भी आज बुक कर लें। बोलो, ये जो 20 सेबों का 100 रुपए का लॉस है ये अवॉइडेबल नहीं है, और वैसे भी ये प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है, ये तो एनआरवी लॉस है, ये तो आज रिकॉर्ड करेगा। लेकिन अगर ये यहां खड़े होकर ये कहे और सर इसी तरह से मैं अगले 3 महीने अपनी ये दुकान चलाऊंगा और मैं वहां पर मजीद 50 सेब खरीदूंगा और उन पे भी मैं 200 रुपए का लॉस इनकर करूंगा, तो मैंने इससे कहा बेटा फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉस तुम आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तुम इसको अवॉइड कर सकते हो बाय नॉट ऑपरेटिंग इन फ्यूचर। फर्क समझ आया? जो इन्वेंट्री पड़ी है इसको तो खरीद चुके या बना चुके, अब इसको तो बेचे बिना चारा नहीं है, कॉस्ट पड़ चुकी है 500, बिकती नजर आ रही है 400 की, तो ये क्या है? फोरसीन लॉस। इसको तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करोगे, इसका कोई ताल्लुक रीस्ट्रक्चरिंग से है ही नहीं। लेकिन अगर आपको सवाल में यह लिखकर कह दे और हम अगले 3 महीने ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करके हमें लॉस आएगा, तो इसी वजह से लॉस आ रहा है क्योंकि हम इधर बंद करने जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई ये फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉस है, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फोरसीन लॉस जो मैंने इन्वेंट्री का बताया, ये तो फ्यूचर का ऑपरेटिंग लॉस है। आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ना करो ऑपरेट, अवॉइड कर सकते हो बाय नॉट ऑपरेटिंग। ओके, तो ये तीसरी चीज आ गई हमारे पास। ये क्या है जी? मैं यूं लिख देता हूं, ये 20 तो पढ़े थे और भाई कहते हैं साथ ही इसको कहते हैं जी फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। इसकी एग्जांपल क्या है? ये हमारा दोस्त जो है ये कहता है सर देखें मेरी बात सुने, आप समझ नहीं रहे सर, मैंने दुकान खोल के रखनी है और गाहक वापस नहीं करना, मेरी भी इज्जत का सवाल है, लॉस होता है तो होता रहे, ठीक है, तो वी विल परचेज, चलो फिर अब फैसला तो सबका ही है ना, ये हमारा दोस्त, अब दुकान तो सबकी है, ठीक है, मैंने वी का लफ्ज़ इस्तेमाल, वी विल परचेज मजीद 50 नहीं 200 यूनिट्स, 3 महीने चलाना है, मजीद 200 यूनिट्स फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ऐसे ही है ना, 3 महीने थे ना, जनवरी फरवरी मार्च, ऑन विच we will incur a loss of, अगर 20 पे 100 आया था तो फिर इनमें 200 पे कितना आएगा? हैं 900। ये कैसे? कहते हैं 900, चलो ठीक है जी, तो अ लॉस ऑफ 900, ठीक है, कोई ज़रूरी तो नहीं रेट शेट कम हो गया होगा, 900 रुपये का हमें क्या आ जाएगा? फ्यूचर पे ऑपरेटिंग लॉस। अब इस 900 का लॉस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे ये 100 रुपये का लॉस रिकॉर्ड किया वैसे ही ये 900 का लॉस भी रिकॉर्ड कर लें, क्यों ना करें भाई? आप ऑपरेट ना करें, आप कह रहे हैं कि जी मैं ऑपरेट करूंगा तो मैं ये लॉस कमाऊंगा, ये रेट पे खड़े होकर एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग में ये एक्सपेंस भी डेबिट कर दूं, ये फ्यूचर का लॉस है। हमने कहा फ्यूचर का लॉस नहीं है, ये तुम कंफ्यूज कर रहे हो, फ्यूचर में जो फोरसीन लॉस होना है जो तुम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इन्वेंटरी तुम खरीद चुके थे, तुम इसको फ्यूचर के ऑपरेटिंग लॉस को फ्यूचर का लॉस कहते हो रिकॉर्ड करने का कह रहे हो, हम इसे करने नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखना है दिस लॉस इज अवॉइडेबल, ठीक है, दिस लॉस इज अवॉइडेबल, सो नो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड, दिस लॉस इज अवॉइडेबल, देयरफॉर, ये हर एक पैरा लगता है, ये पैरे में पढ़ा रहा हूँ, ये पैरे चल रहे हैं, ये पैरे चल रहे हैं अभी, बस यहाँ से करके ना पूरा यहाँ से जाके पैरा नंबर A, B, 82, 81 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ओके।
दिस लॉस इज अवॉइडेबल, सो नो प्रोविजन। ठीक है जी, नो प्रोविजन, बस ठीक है, नो प्रोविजन, लॉस अवॉइडेबल, नो प्रोविजन। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई है, अगर आप कान फ्यूज़ ना करें तो इसको मैं इधर ले आऊँ ना, बल्कि इसको कभी यहाँ ले आऊँ ना, यहाँ पे इसको, तो वो इतना दूर ना रहे हमसे। चले जी। अच्छा जी, अब जी क्या कह रहे हैं? जूम करते हैं ज़रा, मैं एक और लिख लूँ फिर जूम करते हैं, फिर जहाँ जहाँ आप कहेंगे वहाँ वहाँ आपको पिक्चर्स बनवा दूंगा, ठीक है? इसमें भी हंसने की बात है, पता नहीं कौन लोग ने। अच्छा जी, एक चीज़ आपने पढ़ी ली है, एक्सपेक्टेड ऑन, एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ, लॉस भी ऐसे ही होता है लेकिन चलो, एक्सपेक्टेड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसिड्स। जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। मुझे बताएं, अगर आज हमने 47 रुपये की, क्या 47 या 47 लाख रुपए की हमने जो प्रोविजन बुक की है, हमें सियाने ने ये कह दिया, सियाना आज आया भी नहीं है ना, आया हुआ है, सियाना आया हुआ हमारा, ठीक है। सियाने ने कहा कि जी क्या ख्याल है, आपने कल को ये 47 लाख दे, तो ये दही वाला जो प्लांट आपने बेचना है, इससे आपको कोई इतने लाख रुपए आ भी जाएंगे, तो आप प्रोविजन को इससे नेट कर लें। ये शायद पहले दिन ही पढ़ लिया था कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेड गेन को हम प्रोविजन में से नेट नहीं करते, ठीक है। तो इग्नोर इन मेजरिंग द प्रोविजन। क्या मतलब? मतलब वो जो आपने, ये जो आपने 47 को का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, या यूं कह लें ये 47 की प्रोविजन रिकॉर्ड की है, इससे आपने इसको नेट नहीं करना, इग्नोर करना है। मतलब डू नॉट डिडक्ट, डू नॉट डिडक्ट या नेट, ठीक है, फ्रॉम प्रोविजन जो कि हमने रिकॉर्ड की हुई है 47 लाख पर। अब तस्वीर खींचें जी, जूम हो गया जी, नज़र फिर भी नहीं आ रहा बेटा। अल्लाह आपको, आपकी बसीरत को बेहतर फरमा दें जी। नहीं बेटा आज नहीं, बता तो दिया, आज नहीं है। आज वैसे मैंने उनको बिठाया इसलिए था, लेकिन जितनी बार तुसी बोलता हूँ नहीं, अब इंशाल्लाह फिर किसी दिन, अब जिसने जाना है वो जा सकता है। अच्छा जी सुने, अब ज़रा पढ़ते हैं जी। प्रोविजन नहीं बनाएंगे, इसकी एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट नहीं हो रहा, और ना ही ये एक्सपेंस रिस्ट्रक्चरिंग क्या एक्सपेंस है जिसकी प्रोविजन हम बना रहे हैं, ये तो एनआरवी लॉस है जिसकी एंट्री हम कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे। हाँ अल्टीमेटली होना तो पीएनएल में से डेबिट ही है, लेकिन प्रोविजन में नहीं ऐड करना। ये तो चक्कर ही कोई नहीं है ना इसका। मैंने यही बोला था, यहाँ पे अल्फाज क्या बोले थे, इसका रिस्ट्रक्चरिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसकी प्रोविजन से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो एनआरवी लॉस। ओके हाँ जी, पिक्टूरे बना लें जल्दी से, फिर मैं पढ़ाऊँ। ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहा, बस पास पेपर 8 करके 4:15 छुट्टी देने का बोला है ना, 4:15 छुट्टी, 4:15 तक तो बोला हुआ है ना, 4:15 तक तो बोला हुआ है। प्लीज़ मैं इसको रोकूंगा ना ना। अच्छा जी सुने इधर, ये ले जी, सिर्फ इसको याद रखना है, याद करना नहीं है। ये पैरा 70, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स दैट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ
तो ये एग्जाम्पल्स हैं रीस्ट्रक्चरिंग की, एग्जाम्पल्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग आपके सामने पढ़ रहा हूँ, याद करनी नहीं है, सिर्फ याद रखनी है। पेज नंबर 326, रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट हो गई। इसमें जो याद करने वाला है वो मैं लिखने लगा हूँ, याद करें, जो याद रखने वाला है वो बता दूंगा, सिर्फ याद रखना है। अब स्टैंडर्ड साथ नहीं जाते, ठीक है ना। तो वह मुनासिब सी बात, कुछ याद रखेंगे और कुछ याद करेंगे जी। क्या है जी एग्जाम्पल ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग? सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ बिजनेस, दही बनाना बंद कर दी। क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन इन अ कंट्री और रीजन, बांग्लादेश में हमने दही बनाना बंद कर दी या ऑपरेशन ही बंद कर गए। या रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और रीजन, या हमने इंडिया से फैक्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट कर ली। चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एक लेयर ही उड़ा दी। फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन नेचर एंड फोकस ऑफ एंटिटीज ऑपरेशंस। कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसिकली यही है जिसमें मेन जो मामला आता है वो क्या होता है कि हम कहीं से अपना बिजनेस बंद कर दें या बेच दें, किसी मुल्क से ही निकल के चले जाएं, मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें या कोई फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशंस करें, ठीक है जी। अब ये एग्जांपल सिर्फ याद रखनी है, याद करनी नहीं है, ठीक है। अगली बात, मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया था कि आपके लिए, आपके ऊपर रीस्ट्रक्चरिंग की कौन सी ऑब्लिगेशन अराइज होती है, आपके ऊपर कौन सी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेज ओनली व्हेन एंटी हैज़ अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये क्या मुसीबत, ये क्या बला होती है भाई? डिटेल्ड फॉर्मल प्लान ये होता है, उन्होंने बताया हुआ है पर आपने नहीं पढ़ना छड़ना। मतलब एक बार पढ़ लें कि कौन से बिजनेस पार्ट को हम रीस्ट्रक्चर, किसको बंद कर, दही बंद करने जा रहे हैं जी। दही जो है वो पेशावर में, लाहौर में और इस्लामाबाद में जो दही वाली फैक्ट्री है वो बंद होगी, ठीक है जी। लोकेशन, फंक्शन और कौन कौन लोग जो है वो फारिग होने जा रहा है जी। शीदा, मीदा, गामा के अलावा बाकी 47 लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर दैट विल बी अंडरटेकन जी, हम हर एक को 1-1 लाख रुपया जाने वाले को देंगे और ये प्लान जाकर इम्प्लीमेंट होगा 31 मार्च पे या 30 मार्च, जो भी डेट लिखी थी। अब ये क्या है? ये जनाब आपका फॉर्मल प्लान है। फॉर्मल प्लान क्या है? ये वही समझ आई, लेकिन ये आपने याद नहीं करना, बस एक बार पढ़ लिया। सिर्फ याद रखने वाली बात इतनी सी है जो आपने पर्चे में लिखनी है। वो क्या लिखना है आपने यूं लिखना है, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेज ओनली व्हेन एंटी हैज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग and has raised valid expectation in those affected that it will carry out restructuring by, लंबा हो गया ये अनाउंसमेंट है ना असल में, and has raised valid expectations by making announcing its main features, ठीक है, and raised valid expectations in those affected that will carry out restructuring by stating to implement the plan or announcing its main features, ठीक है जी। by announcing, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब इधर देखो क्या लिखोगे, इधर देखो, याद करने वाला सिर्फ ये है, a constructive obligation to restructure arises only when ante has a detailed formal plan and it has raised expectation in those affected by announcing, बस काफ़ी है, एनफ, ओके डन। ये पर्चे में आए तो इतना लिखना है, ठीक है। कब रीस्ट्रक्चरिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोविजन पड़ती है? जब फॉर्मल प्लान बन जाए और अनाउंस कर दें, जिस वजह से अगलों का दिल में, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की शर्त ही यही होती है कि आप कोई स्टेटमेंट दें। ये आपने अनाउंसमेंट की तो आपकी करंट स्टेटमेंट आ गई। अब इसमें पास्ट प्रैक्टिस तो नहीं ना होनी, पब्लिश पॉलिसी भी नॉर्मल नहीं थी, इसमें तो करंट स्टेटमेंट ही होती है। आप अनाउंसमेंट करते हैं जी हम बंद करने जा रहे हैं, दही बंद होने लगी है जी। फॉर्मल प्लान बन जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, तो फिर आप रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटी 78 79 छोड़े, 80 अ रीस्ट्रक्चरिंग provision shall include only the direct expenses arising from restructuring, which are those that are both necessarily entailed by restructuring and are not associated with ongoing business. एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर क्या कहा था जी? रिडंडेंसी, ठीक है जी।
तो मैं यहाँ पर आकर लिख सकता हूँ मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं लिखूँगा पैरा, इसके साथ लिख रहा हूँ ये एग्जाम्पल, ये पैरा कौन सा जी, 80 है, 80। ओके नेक्स्ट, तो ये पैरा 80 आपने याद करना है, ठीक है, और याद ऐसे शॉर्ट करके कर लेना है ना, ऐसे याद रख लेना है। ये देखें, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शैल इंक्लूड ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम रिस्ट्रक्चरिंग which are necessarily entailed by restructuring and are not associated with ongoing। ये याद करना है, ये याद करना है, ठीक है, ऊपर वाला कटवा दिया, ये भी याद करना है, लेकिन इसमें से ज़रा आसान है ये भी। अगला देखो क्या कहता है, अ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड सच कॉस्ट एज रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कंटिन्यूइंग स्टाफ, सीधा मीदा गामा, मार्केटिंग इनकी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पैरा नंबर 81, ना बनाओ इनकी प्रोविजन, ना बनाओ इनकी प्रोविजन, ये लिखा हुआ है ना वहाँ पे, ये यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया, पैरा 81 डन। नेक्स्ट, इसको भी याद करना है आपने, ठीक है। दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट, हाँ ये अब इंपॉर्टेंट बात है, दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड आर नॉट लाइबिलिटीज़ फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। नहीं नहीं नहीं, ये बस छोड़ो, आगे छोड़ो भाई, इतनी बात काफ़ी है जी। ये भी साथ ही याद कर लो। तो क्या बोलोगे जी, ये तो पता है क्या मैं क्यों कह रहा हूँ याद करो, जब सवाल पर्चे में आना है ना रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में लिखो, तो हमने ऐसे करके लिखना है, कहेंगे रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कि जी 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर कौन सी ज़्यादा सारी चीज़ें देगा, कुछ लेनी होगी कुछ नहीं। अब जो ये वाली चीज़ें गिवन होगी ना सवाल में, उनके बारे में लिखने का तरीका ये है, हम कहेंगे यूँ करके, क्या रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड रीट्रेनिंग और मिसाल के तौर पे ये एक गिवन है और कोई नहीं गिवन, तो हम यूँ लिखेंगे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कॉस्ट एज दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड आर नॉट लाइबिलिटीज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, फुल स्टॉप। ऐसे लिखना है, इसलिए ये याद करना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हाँ आइडेंटिफिएबल, यहाँ सिर्फ इतना याद रख लो, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस are not included in a provision unless they relate to onerous contract। ये अभी पढ़ाना नहीं है आपको, मतलब पढ़ाना है अभी, दिन वो आए नहीं है, इसको उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, बस इतनी सी बात याद रख लो। फिलहाल फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन अ प्रोविजन, अगर आ जाए सवाल में तो ये लिख देना, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर 1 2 दिनों के अंदर हम पढ़ेंगे, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ होती है, फिलहाल इसको छोड़ें, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये स्काई ब्लू हाईलाइट करके दिया है, इसको याद कर लें, इससे आसान अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन पर्चे में रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है और इसी तरह से करता है, 5 6 चीज़ें दे देगा, कुछ हमने ऐड करनी है, कुछ इग्नोर करनी है, जिनके बारे में जो इग्नोर करनी है वैसे नहीं करना। उसने लिखा हो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, तो हम कहेंगे नॉट इंक्लूडेड, ये लिखना है इस तरह से, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन। ऊपर लिखा हुआ है उसने मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, तो यूँ लिखना पड़ेगा कि दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोविजन बिकॉज दे आर एक्सपेंडिचर दैट रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट एंड आर नॉट लाइबिलिटीज, इस तरह से लिखना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे नहीं नंबर मिलते, ठीक है। आखिरी है जी, ये आपको पता है, याद करना है इसको, ये वहाँ पे पैरा 51 ही पढ़ा था हमने, याद है आपको, यही था, ठीक है। बस आप इतना याद करो, गेन्स ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसिड, जैसे मिसाल के तौर पे फैक्ट्री अंडरलाइन करके लिख लेना, फैक्ट्री प्लांट हमने बेचा है, ठीक है, आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन मेजरिंग रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, बस ठीक है और सही है। अब ये 82 और 83 कहाँ पे हैं, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस 82 है, पैरा 82 में ये लिखा हुआ है, अब बोलो, और ये कौन सा पैरा है जी, पैरा 83। लो अब इसकी पिक्चर लो आप, ये पैरा, ये पैरा, ये पैरा और ये पैरा, याद हो जाएगा। अब इधर देखो, मैं आपको थोड़े से सवाल दिखाता हूँ इसके, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आप सब तैयार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रिस्ट्रक्चरिंग बहुत आता है, ऐसे नहीं कम, मतलब हर 2 3 सवाल के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा सवालों में। ये पेज नंबर कौन सा है, इसका पेज अभी ख्याल है,
पेज नंबर पर ये डिस्कशन है सारी ये। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये देखें, 5 नंबर का सवाल आया हुआ है। इससे अगली एग्जांपल देखें ना आप, कौन सा पेज था जी? 326। सिर्फ 5 नंबर का इतना सा सवाल है। 30 अप्रैल पर एनुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डिस्पोज केमिकल डिवीजन ब्ला 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 ब्ला। फॉलोइंग कॉस्ट रिडंडेंसी कॉस्ट हैं, स्टाफ ट्रेनिंग फॉर रीलोकेशन ऑफ टू बैटरी सेगमेंट, ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम यकम जुलाई। अब ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन ऐसे नहीं कि दिस इज़ दिस नॉट इज़। ये अंग्रेज़ी नहीं लिखनी, पूरी अंग्रेज़ी लिखनी पड़ेगी जैसे सिखाई है, आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपने इसमें डिस्कशन करनी है, कोशिश करनी है। मैं आते साथ आपको मंडे को ये लिखवाऊँगा, मैं खुद लिखवाऊँगा, ठीक है। ये इसी से अगला बेटा, इसी से अगला सफ़ा है, ये चल रही है 326 के बाद 27 पेज के ऊपर ये एग्जाम्पल है। देखो इसको छोड़ो, क्या करना है आपने, सब्सिक्वेंट अभी तो पढ़ाया नहीं ना आइंस्टाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैसे ज़रा आपको पास पेपर की ज़ियारत कराऊँ, थोड़े से पास पेपर हैं इसके, उसके बाद बस पास पेपर 8 डिस्कस करके मैं छुट्टी देता हूँ। मैं करवा नहीं रहा पास पेपर्स, बिल्कुल नहीं। और यार वो तो कर लो यार, वो धार है, मंडे को और बहुत कुछ करने को है। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट रोकनी पड़ गई। ये देखें जी, 2019 के अंदर ये सवाल देखें, पार्ट नंबर 2 के अंदर 4 नंबर का, वही वाली कहानियाँ, रिडंडेंसी, कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस लॉ, कंपनसेशन, सैलरी और डिस्कस। तो डिस्कस तो आपने करना है ना, 2 हो गए होमवर्क में। इन पे इनको राइटिंग करके लाना है। एक वो एग्जाम्पल करवाई थी नीचे, मैं लिखवाऊंगा इनमें से कोई एक, लेकिन आपने जो सबसे मुश्किल लगे वो मुझे बता देना है, मैं वो लिखवाऊंगा। आपने फिर कंपेयर करना है कि हमने क्या लिखा और सर ने क्या लिखवाया। पेज नंबर पे आ गया हूँ जी 374। ऐसे ही आप खुद देख लेना ना, जहाँ जहाँ पे आपको रिस्ट्रक्चरिंग नजर आए ट्राई कर सकते हैं आप। ये देखें जी, आगे बढ़ते जाएं। ये देखें पेज 377 के ऊपर आए बेटा, इतनी कोई परेशान कुन बात नहीं है। जहाँ रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है ना, उसके नीचे एक एग्जाम्पल थी, वो मैंने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग की है। फिर उसके बाद हम आए और पास पेपर्स में मैं घुस आया और अब मैं तरतीब से चलने लगा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। पेज 374 पर पास पेपर 2 में सेकंड पॉइंट था, ना भी करके आओ, पढ़ के एक बार आ जाना। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पढ़ा है, मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पास पेपर 2 का 2 आ गया। आगे बढ़े, पास पेपर नंबर 6 पे पहुंचे। ये पेज नंबर 377 पे था। इसका पार्ट सी फिर वही नजर आ रहा है मुझे, 5 नंबर का ये फिर आ रहा है, वही रिडंडेंसी, वही वो ऊपर कुछ कहानियां हैं। अब डेट शीट का मसला हो सकता है, सारी बातें ध्यान से आपने देखनी है कि कम्युनिकेशन जरूरी है। अब आपने ना अंग्रेजी कैसे लिखनी है, आप यूँ लिखेंगे, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइजेज एज कम्युनिकेशन हैज़ बीन डन। अगर हो गई है तो फिर अगली बात आप करोगे, प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड इक्वल टू, और आगे आप बेशक टेबल बनाकर लिखें, रिडंडेंसी कॉस्ट दिस और फलां चीज़ दिस, और उसके बाद नीचे लिखेंगे रीट्रेनिंग कॉस्ट फलां कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड प्रोविजन बिकॉज दिस रिलेट्स टू ऑन गोइंग बिजनेस। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज गेन्स आर नॉट नेटेड फ्रॉम। ये सारी बातें आपने वहीं यहाँ से याद करनी है ना, उस हिसाब से लिखनी है। ये 4-5 नंबर ऐसे नहीं मिलने आपको। समझ सारा आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, यहीं से तो मार पड़ती है। वैसे दिखा रहा हूँ, आगे देखो, कहीं आगे भी होगा। पास पेपर 12 के अंदर आए, इसके अंदर पार्ट 2 है। अनफॉर्चुनेटली इसमें नंबर अलग से नहीं दिए हुए, लेकिन 16 नंबर हैं और 4 पॉइंट्स हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स में कोई 1-2 वैसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो मुझे भी तो ये लगता है कि इसके अंदर अगेन ये 4 से 5 नंबर इसका हिस्सा बनता है। तो ये इतनी दफ़ा ये आई हुई चीज़ है। नेक्स्ट जी, पास पेपर 8 गुजर गया पीछे। बहरहाल इनमें से कोई 1-2 करके प्रैक्टिस आइएगा, वो एग्जाम्पल लाजमी कर लीजिएगा। अब पास पेपर 8 पे लगना टाइम कोई नहीं है। अच्छा अब देखें भाई, रह कौन कौन से गए हैं वैसे, 6 + 9। तो आप अब ये खुद ही कर लीजिएगा।
मेरा जब दिल करेगा मैं इनमें से कोई एक डिस्कस कर दूंगा, फिर कभी दिल किया तो कोई एक कर दूंगा। अब ये मैं नहीं डिस्कस करूंगा। आज से 10 साल बाद इसमें 20 सवाल और ऐड हो गए होंगे, क्या करेंगे उस वक्त वाले उस्ताद और बच्चे? अल्लाह मालिक है। ठीक है जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।